वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। मेरा नाम है केसर। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया था। सो आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सो चलो हम सबसे पहले अपनी पहली बुक कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, मतलब इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसका मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसको, फिर आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशिक शोषण। जब ब्रिटिश शासन आया था तो हमारा कैसे कैसे शोषण हुआ, तो मैंने आपको बताया था कृषि क्षेत्र का कैसे उपनिवेशिक शोषण हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का कैसे उपनिवेशिक शोषण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कैसे उपनिवेशिक शोषण हुआ। फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो फिर हमारी कैसे कैसे रह गए थे हम, तो हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, कृषि का पिछड़ापन था, औद्योगिक पिछड़ापन था, अनियंत्रित निर्धनता थी। ठीक है, आधारित संरचना का कम विकास था, आयात पर भारी निर्भरता थी, सीमित शहरीकरण था, सामंती अर्थव्यवस्था थी, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, ये सब था। ओके, सो अब जो हमने देखा था आपके सामने, हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई कैसे हमारा शोषण हुआ। तो हमने तीन चीज़ें देखी थी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब जो ये तीन हैं, हम इन तीनों को ही आगे लेके जाएंगे। और मैंने आपको कृषि क्षेत्र पहली वीडियो में करा दिया था, अब मैं आपको औद्योगिक क्षेत्र कराने वाला हूँ। ठीक है, सो चलो हम देखते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते ही है, इसमें यह स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र कैसा था हमारा। ठीक है, तो हम इसको डीप पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने जब वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या करा, विभेद मूलक नीति के कारण भारतीय प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। उनकी विभेद मूलक नीति थी, आपको पता है वो क्या नीति थी, कि वही जो हम सामान बनाते थे उसको भारी कर पर मतलब दूसरे देशों को बेचते थे, और जो दूसरे देश थे वो लेते नहीं थे, इसलिए हमारे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता था। दूसरा उनकी क्या नीति थी कि जो बाहर से चीज़ें आती थी, आधुनिक उद्योग आते थे, वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जो आधुनिक उद्योग बना के बेचते थे, वो यहाँ पे सस्ते दर पर बेचते थे, जिससे हमने काम करने की अपनी आदत ही छोड़ दी। ठीक है, तो विभेद मूलक नीति के कारण भारतीय प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला उद्योग का पतन हुआ। ठीक है, निवेश के अवसरों का अभाव के कारण आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विकास। मतलब क्या हुआ, हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा होता था, जिससे जो आपका आधुनिक उद्योग है ना, उनका निराशाजनक, ये देखो निराशाजनक विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था राज्य स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र, मैंने आपको ये बता दिया कि राज्य की विभेद मूलक प्रशुल्क नीति, उन्होंने क्या करा, जो निर्यात था उस पर जो बाहर के देश हमें निर्यात करते थे उन पे बिल्कुल टैक्स, बहुत कम टैक्स लगा दिया, कि जिससे बाहर के देशों का जो सामान था हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में आ सके और हम यहाँ से ले सके। और जो हमारा यहाँ से हम हस्तशिल्प उद्योग बना के बेचते थे, वहाँ पे भारी कर लगा दिया, जिससे हम बनाना ही हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ कच्चा माल ही बेचते थे। ठीक है, ये थी इनकी प्रशुल्क नीति। दूसरा क्या था कि राज्य दरबारों का लोप। राज्य दरबार मतलब पहले के क्या टाइम पे क्या होता था, हमारे बहुत सारे राजाओं रहते थे, जैसे आपने देखा है राजा हो गए, ठीक है, शहंशाह हो गए, बहुत से होते थे राज दरबार में, जो अपने कई सारे अपने राजाओं के नाम पड़े हैं, वो सब थे। तो जब वो सब थे, वो क्या करते थे, हमारी जो हस्तशिल्प कला है उसका संरक्षण करते थे, मतलब उसकी देखभाल करते थे, या उसके लिए पैसे देते थे, उसको मतलब उसके लिए लोग रखे जाते थे, उसको एक जैसे जॉब की तरह ट्रीट करा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ब्रिटिश लोग हैं, इनका आना स्टार्ट हुआ, तो इन जैसे जितने भी ये राजा हैं, इन सबसे पहले उन्होंने इनको हटाया। जैसे इनका हटना स्टार्ट हुआ, वैसे ही हस्तशिल्प कला पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कई सारी नीतियाँ कर दी। तो जिससे क्या हुआ, राज्य दरबारों का भी लोप हुआ, जिससे कि औद्योगिक जो हमारा क्षेत्र में जो हस्तशिल्प कला है उसका पतन होता चला गया। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे सामने। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। अब देखो, अब क्या था, देखो अब आप खुद ही सोचो, अगर आप भाई किसी मशीन से कोई प्रोडक्ट बनाते हो और कोई हाथ से बनाते हो, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता ही नहीं होता। अब आप कोई मिट्टी से कोई घड़ा बनाते हो, अब आप मशीन से ही एक बाल्टी बनाते हो, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। ऐसे ही क्या हुआ कि अब जो वहाँ से उद्योग बन के आते थे,
मतलब वहाँ से जो चीज़ें बन के आती थी, आधुनिक उद्योग बन के आते थे बाहर के देशों से, तो वो हमें अच्छे लगते थे क्योंकि भाई वो मशीनों से तैयार हुए होते थे। अब हम हाथ से कोई चीज़ बनाते कितनी भी बारीकी से बनाए बट वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। मशीनों से जो बन के आती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब उनसे प्रतियोगिता मतलब होता है कॉम्पिटिशन होने लगा, जिससे क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कंपटीशन होने लगा, जिससे हमारी जो हस्तशिल्प कला थी वो धीरे धीरे पतन की ओर जाती गई, ठीक है। हम ये सारे पॉइंट्स ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र का पतन हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे ब्रिटिश शासन के समय हमारे औद्योगिक क्षेत्र का पतन हुआ, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा कि भाई मांग का नया स्वरूप। अब क्या हुआ था, डिमांड, मांग मतलब होती है डिमांड, ठीक है, उसको हमें नया स्वरूप मिल गया भाई। अब क्या हुआ कि अब हमें हाथ से, भाई हम आलसी वैसे ही है भारतीय बहुत ज़्यादा, तो अब हमें क्या हुआ कि जैसे हमें मांग का नया स्वरूप मिल गया, मतलब आधुनिक उद्योग बने बनाए मिल रहे हैं, हमें सिर्फ कच्चा माल देना है, तो हमने क्या करा, भाई जी ठीक है हमें मांग का नया स्वरूप मिल गया, हमने क्लियरली कर दिया कि ठीक है वहाँ से ही सामान आएगा, हम अपने हाथ से बनाना ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। आज भी आप देखोगे कि भाई मिट्टी के बर्तन कई कई जगह मिलते हैं, वो भी ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो बेचते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हमने क्या करा, बंद ही कर दिया, हमें मांग का नया स्वरूप मिल गया, ठीक है। हमारा और है भारत में रेलवे का आगमन। अब मैं कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूँ नीचे। यार ये राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब क्या हुआ, अब आप पढ़ेंगे कि भाई भारत में रेलवे के आगमन से इस उद्योग का क्या वो है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने जो अपना सामान है उसको दूर दूर देशों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या करा, रेलवे का आगमन करा। रेलवे के आगमन से जो उनका बाजार का आकार था ना, अब वो बढ़ता चला गया। अब वो दूर विदेशों में भी अपने सामान जो था वो बेचते थे, ठीक है। कच्चा माल हमारे से लिया, हमें भी दिए, और रेलवे का आगमन कर दिया, जिससे दूर दूर देशों में अब हमें किसी मतलब नदी के, पहले उसमें जाते थे हम नदी से, ठीक है, मतलब बोट होती थी उसमें जाते थे, लेकिन अब रेलवे के आगमन से हम कहीं पे भी दूर दूर दराजों में जा सकते हैं और उनका सामान दे सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर जो भी करा अपने फ़ायदे के लिए करा, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था वो पतन करा। कैसे, देखो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। राज्य की विभेदमूलक प्रशुल्क नीति, आयात निर्यात से, राज्य दरबारों के लोप से, मतलब जो हमारे राज दरबार थे, जितने भी राजाएं थे उनको ख़त्म कर दिया, उनकी जगह खुद को बिठा दिया, ठीक है। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से, मतलब मशीनों की वस्तुएं ले आए, मशीनों की जो वस्तुएं बनती हैं वो ले आए। उससे क्या हुआ कि जो हमारे हाथ से काम करने की कला थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, मांग का नया स्वरूप मिला, हमें डिमांड एक नया स्वरूप मिल गया, एक रोज़गार का नया स्वरूप मिल गया, ठीक है। भारत में रेलवे का आगमन हो गया, जिससे उनका जो बाज़ार था उसको और आकार मिलता गया, ठीक है, ओके। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं, भारत को कच्चा माल का स्रोत ब्रिटिश उद्योग के लिए है। मतलब क्या था कि जो भारत है उसको कच्चा माल का स्रोत कहा गया। सिर्फ किसके लिए, हमारे कच्चा माल के स्रोत तो थे, ऐसा नहीं है कि हम कच्चा माल दूर दूर बाहर देशों को देते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो हमारा कच्चा माल था ना वो सिर्फ यूज होता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हम उनको देते थे, वो हमें मतलब पूरा आधुनिक उद्योग करके हमें वापस करते थे, और हमारा कच्चा माल कहीं नहीं जाने देते वो, ठीक है। सो ये था, मैंने आज आपको उद्योग वाला क्षेत्र बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर कोई गलती हो गई हो, किसी भी वर्ड में, किसी में कोई मिस्टेक हो गई हो, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो, तो माफ़ कर देना यार, कैमरे के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है। सो ठीक है, सो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।